जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम चार्ज की दुनिया पढ़ रहे थे और इस चार्ज की दुनिया में हम आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 7। लेक्चर 6 के अंदर एक सवाल पेंडिंग था फ्लक्स का और आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर के बीच में आपको क्या क्या मिल रहा है थोड़ा बता दूं। एक जगह हम सॉलिड एंगल का यूज करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए, वो आपको दिखाई देगा आगे। अगर मान लीजिए आपको सॉलिड एंगल की नॉलेज नहीं है तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड एंगल का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। फिर आपको लास्ट के अंदर, लास्ट वाला सबसे लास्ट में जो लेक्चर का पार्ट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए ईएफआई निकालेंगे। तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मोनोटोनस आपको लग सकता है, एक एक तरीके से हम काम कर रहे थे, पर वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जब 12th बोर्ड में जब पूछता है ना कि इसका ईएफआई निकाल के बताइए, तो उसमें आप मैथमेटिक्स यूज नहीं कर सकते, आपको गॉस लॉ ही यूज करना है। इसलिए वो जो लास्ट के डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से करने हैं। अब मोनोटोनस रख सकते हैं, एक ही तरीके के हैं, पर आपको अच्छे से करने हैं बिकॉज बोर्ड में वो आ सकता है और उनके रिजल्ट तो याद रखने बिकॉज वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वो पेंडिंग सवाल जो हमारा बचा हुआ था। आइए, सवाल है आपके पास, इसमें आपको क्या बोला गया कि एक क्यूब है और इस क्यूब के वर्टेक्स पे आपने क्यू चार्ज को रखा हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ई ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट। पहला सवाल था नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, सेकंड है फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी, तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो अब हम इसी तरह प्रोसीड करके देखते हैं भाई क्या सवाल कैसे होना चाहिए था। इसका जो आंसर आ रहा था आपके पास, इसका आंसर कितना आया था आपके पास, इसका आया था Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और फेसिस का बताया था भी 3 फेस से जो फ्लक्स आएगा आपके पास वो तो आएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट और 3 फेस से आएगा आपके पास 0। किससे कितना कितना आएगा ये थोड़ा चेक कर लेते हैं। इस सवाल में प्रोसीड करने के लिए क्या किया, मैंने बोला सबसे पहले इस चार्ज क्यूब को कवर किया जाए। तो चार्ज क्यूब कैसे कवर किया जाएगा, जैसे यहाँ पे तेरे पास एक छोटा क्यूब है, ठीक। अगर आपको इस वाले वर्टेक्स को कवर करना है तो इसके पैरेलल में एक और क्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, क्यूब लग गया। अभी भी ये कवर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब ये रहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसके यहां पे लगा, ऐसे यहां पे नंबर 4 ऐसे यहां पे लगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे नंबर 3 रहेगा, यहाँ पे नंबर 4 रहेगा, तो ये 4 क्यूब आगे, ऐसे ही 4 क्यूब आपके ऊपर रहेंगे 5, 6, 7, 8। तो ऐसा मतलब टोटल 8 क्यूब चाहिए आपको। ये 1, 2 और एक इस जस्ट 1 के आगे हो गया, एक जस्ट 2 के आगे हो गया, ठीक है। फिर एक उसके ऊपर बनेगा ऐसे, फिर एक ऐसे इसके ऊपर बनेगा और फिर ऐसे यहां पे जो 2 थे उनके ऊपर बनेंगे। टोटल कितने क्यूब रिक्वायर्ड हुए आपको, 8 क्यूब रिक्वायर्ड हुए। 8 क्यूब के अगर आपने 8 क्यूब लगाए तब जाके ये चार्ज क्यू था ये फुल्ली इसके अंदर मतलब इसके अंदर पूरा कवर हो गया क्यू चार्ज। तब आप बोलेंगे कि इन 8 क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स था वो कितना था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और अगर आप देखेंगे आपसे तो एक ही से पूछा गया ना, इस एक नंबर से पूछा गया, और ये जो चार्ज क्यूब था इन 8 के लिए सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। तो आप क्या बोलेंगे, इस वाले क्यूब से, जो एक क्यूब से हमसे रिक्वायर्ड है, तो एक क्यूब से कितना आएगा आपके पास, दैट इज Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, सिमेट्रिसिटी की वजह से। इतनी बात समझ में आ गई आपको क्या करना है, चार्ज को कवर करना है। आपको याद होगा इससे पहले जो सवाल था उसमें यहां पे था क्यूब आपके पास, तो आपने इसको कवर करने के लिए ऊपर एक क्यूब लगाया, काम हो गया था। जब यहां पे चार्ज था तो 2 ही क्यूब से काम हो गया था, पर दोस्त अगर यहां पे चार्ज होगा ना क्यूब, तो एक यहां पे रखना पड़ेगा, एक यहां पे 2, एक आगे एक इधर 4, फिर ऐसे ही सेम इसके ऊपर एक और लेयर, तब जाके क्यूब पूरा कवर होगा। मतलब इस वाले क्यूब के हिस्से में इस क्यूब चार्ज का 8वां हिस्सा है, तो इसके जो हिस्से में वो कितना है, Q बाय 8 चार्ज आपके पास इसके हिस्से में, ठीक। तो ये आपके पास पहला सवाल तो सोल्व हो गया। अब आपसे बात किया गया फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये वाला चार्ज आप जैसे क्यूब का, ऐसे क्यूब है ना, क्यूब के इस वाले पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे आपने क्यू चार्ज रखा हुआ है तो फील्ड लाइंस होगी वो इस वाले फेस पे तो पैरेलल जाएगी, इसकी भी पैरेलल जाएगी। हमने इससे पहले वाले सवाल में देखा था ना, जब आपने क्यू को यहां पे रखा था तो GF, ये जो ऊपर वाला फेस है इसका नाम है GFEH, इससे पास होने वाला फ्लक्स 0 था बिकॉज फील्ड लाइंस इस फेस के पैरेलल थी। तो अगर आप यहां पे चार्ज रखेंगे तो इस वाले फेस की फील्ड लाइंस पैरेलल रहेगी ऐसे, तो इस वाले फेस से कोई फ्लक्स जाएगा नहीं। कौन सी फेस की बात कर रहा हूं, F, ये चार्ज नहीं है इसको हटा देते हैं, FCDE जो आपके फेस होगा उससे फ्लक्स 0 होगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले से देखेंगे, सामने वाले से, तो यहां पे चार्ज रखा हुआ है, वापस फील्ड लाइन से पैरेलल निकलेगी तो इससे भी फ्लक्स 0 होगा। ऊपर वाले से अगर आप बात करेंगे तो ऊपर वाला ऐसा रखा हुआ है आपके पास,
यहाँ पे अगर आप क्यू चार्ज रखेंगे तो क्यू चार्ज रखने के बाद फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलल निकलेगी आपके पास, तो इससे भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो तीन फेसिस थे कौन कौन से, ये 1 नंबर मतलब जिसपे चार्ज क्यू अटैच है, एक तो टॉप वाले पे से अटैच है, ठीक है, एक इससे अटैच है और एक आपके पास जो बाहर वाला फेस है इससे अटैच है। इन तीनों फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने बोला फाई थ्रू, नाम क्या क्या है इनका, GHEF इज इक्वल टू फाई थ्रू। साइड वाले सरफेस का नाम क्या होगा आपके पास, FCDE इज इक्वल टू फ्लक्स। ये फ्रंट वाला फेस क्या नाम है इसका, AHED। इनसे पास होने वाला फ्लक्स कितना है तेरे पास, 0 है। ये समझ में आ गया। और बाकी जो तीन फेस हैं वो तीनों फेस सिमेट्रिक है इस चार्ज के लिए। कौन कौन सा फेस तेरे पास, ये वाला फेस जो पीछे की तरफ है वो वाला फेस, ये नीचे वाला फेस और ये साइड वाला फेस, ये तीनों सिमेट्रिक है, तो देख ले वाले। तो इस क्यूब से टोटल चार्ज आता है Q/8ε0। तीन फेस से 0 हो गया और बाकी तीनों से बराबर जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम रिमेनिंग थ्री फेस इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो टोटल था Q/8, तीनों सिमेट्रिक जाएगा आपके पास, तो कितना आ जाएगा, दैट इज डिवाइड बाय 3 कर देंगे ना, तो 24ε। तो ये सवाल हो गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है ना। और अगर मान लीजिए आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है, आप एक बार सोच लीजिए खुद से बैठ के, नहीं तो आप एक काम कीजिए, ये क्यूब वाला बॉक्स नहीं आता वो जिससे हम वो कलर एडजस्ट करते हैं, वो क्यूब से आप एक बार चार्ज वहां पे फील करके देखना, तो आपको समझ में थोड़ा और बेटर आ सकता है। या फिर आप रूम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब रूम के 4 कोने डिसाइड करके वहां पे चार्ज रखा हुआ है तो वहां पे चार्ज है, तो उस वाले फेस से 0, उससे 0, इससे 0, ऐसे आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, थोड़ा आपको चमक जाएगा। फिर भी अगर नहीं चमके, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपने फेस का कुछ एनिमेशन तैयार करेंगे, फिर उसके इससे समझाने की कोशिश कर लेंगे इसको। पर सवाल अच्छा है, आपको चमकना चाहिए। क्यूब से जो फ्लक्स था दैट इज Q/8ε0, तीन फेस से 0, कौन कौन से फेस है जिससे क्यू चार्ज अटैच है, और बाकी तीनों से कितना आएगा आपके पास, दैट इज Q/24ε0। ठीक, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़े। तो अभी हम एक नए टॉपिक की तरह, मतलब इसको वैसे सवाल भी ले सकते हैं पर हम टॉपिक की तरह ले रहे हैं बिकॉज ये ज्यादा पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या है ना, आपके पास में, या आप इसको रिंग बोल दीजिए, डिस्क बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या बोला गया, इसके एक्सिस पे, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, इसका कोई एक्सिस होगा, इसके एक्सिस पे यहां पे कुछ क्यू चार्ज को रखा गया था और हमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना है। किससे पास होने वाला, इस एरिया से पास होने वाला। चाहे आप इसको एरिया ऑफ रिंग बोल दो, चाहे आप एरिया ऑफ डिस्क बोल दो, फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क ड्यू टू ए चार्ज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के ऊपर आपके पास में एक चार्ज रखा गया है और आपसे पूछा इस चार्ज की वजह से जो डिस्क से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना पास होगा। तो यार इसको करने के लिए आपको, मतलब सबसे आसान तरीका है कि आप सॉलिड एंगल से प्रोसीड कर ले, पर मुझे पता नहीं आपने सॉलिड एंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो मैं आपको सॉलिड एंगल में थोड़ी सी समझा देता हूं। इसके अलावा करने में बहुत थोड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, सॉलिड एंगल से चीजें आसान हो जाएगी, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा सॉलिड एंगल से अगर आप देखेंगे। देखिए अगर ये सवाल ऐसा होता, मैं थोड़ा इसको ट्रांसवर्स करता हूं, आपको समझ में आएगा भाई साहब कि इस सवाल की क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए सवाल ऐसा होता है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे ऐसे एक स्फीयर बनाया है, ऐसे एक स्फीयर बनाया, ठीक है, और इसकी रेडियस आपके पास कुछ आर है। आपसे बोलता कि भाई साहब फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर कितना होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, तो ये आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या होगा, Q/ε0, इतना आप जानते हैं, बिकॉज इस स्फीयर को आप गॉसियन सरफेस मान सकते हैं और आप बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है दैट इज Q इनसाइड बाय ε0। ठीक है, अब मैं ऐसे पूछता नहीं, यहां पे मैंने एक एरिया पिक कर लिया, यहाँ पे स्फीयर के ऊपर ऐसे एक एरिया पिक कर लिया, ऐसे एक एरिया पिक कर लिया, ऐसा होगा कर्व्ड एरिया। कैसा एरिया होगा, कर्व्ड होगा ना तेरे पास, ऐसे कोई एरिया पिक कर लिया मैंने बोला इस एरिया का नाम, इसका एरिया है A1 और ये क्या है आपके पास, एरिया ऑन कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑन कर्व्ड सरफेस। सही है ये बात। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई साहब इस A1 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, Q/ε0, कितने एरिया से, 4πr² से, तो अपन से 4πr² से पास होने वाला फ्लक्स कितना, Q/ε0। अगर आप पूछो पर यूनिट एरिया पास होने वाला फ्लक्स कितना, 4πr²।
और अगर मैं पूछूं इस गिवन एरिया A1 से पास होने वाला फ्लक्स कितना, तो A1। ये अपने आप में एक अलग सवाल है। इसमें हमने क्या किया था, हमने किया कि भाई एक स्फीयर है और स्फीयर पे कोई कर्व सरफेस पे आपने एक एरिया पिक कर लिया। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही सेटअप है, पर इसमें ये जो एरिया है वो स्फेरिकल शेप का नहीं है। ये एरिया कैसा है आपके पास, इसका जो स्फीयर बन रहा होगा कुछ ऐसा ऐसा बन रहा होगा, ऐसे ना, ऐसे करके ऐसा कुछ स्फीयर बन रहा होगा। तो स्फीयर, ये जो एरिया है वो स्फेरिकल नहीं है। अगर ये एरिया स्फेरिकल होता तो दिक्कत ही नहीं होती भाई साहब, बहुत इजीली सवाल हो जाता। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली अगर ये वाला एरिया कोई दे दे, जो जैसे ये जो आपके पास रिंग है, इस रिंग के कोरस्पोंडिंग एक स्फीयर का आर्क बन रहा होगा ना, अब थोड़ा फील करना पड़ेगा ना। जैसे मान ले तूने फुटबॉल थी, उसको ऐसे बीच में से काट दे, ऐसे तो कहीं से भी बीच में से नहीं, कोई एक पोजीशन से तो ऐसे काट दे, उसको काटेगा तो क्या बनेगा, ऐसा कटोरा बन जाएगा, ऐसे ऐसा ऐसा कटोरा बनेगा। ये हेमिस्फीयर नहीं है, मतलब इसका जो पूरा स्फीयर था वो कुछ ऐसा था, हमने ऐसे काटा तो कैसा बनेगा, तेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसे कुछ बन गया। अब तो ये वाला एरिया गिवन है, तुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। और इस वाले एरिया से ये वाला एरिया निकालना, या फिर इस एरिया के बारे में कभी कमेंट किया हो तो आपको सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ती है। अब सुन, एक स्फीयर का सॉलिड एंगल जो आपके पास होता है, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, वो कितना होता है आपके पास, 4 पाई होता है, ठीक है। और अगर आप जैसे बात करें सर किसी कोन का, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला सेटअप है, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसके बाउंड्रीज अटैच कर दीजिए। इसके जो सेंटर से ये जो आपका ऐसी शेप बन रही है ना, हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं, आप इसको छाप लीजिएगा ना एक बार, इसको मिटाते हैं फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देख, अगर मान तुझे ऐसा बोला जाए कि यहां पे ऐसी कोई शेप है और ये वाला एंगल तेरे पास ऐसे कुछ थीटा है, तो एक्चुअल में जब तूने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये कौन बनेगा, मतलब ये रिंग है ना, ऐसे रिंग से जब तू ज्वाइन करने के लिए जाएगा तेरे पास तो कैसी शेप आएगी, तेरे पास कौन की शेप आएगी। तो मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ, बोटर का कैप दीजिए तो एक बार, वो बोटर का कैप। तो अगर मान लीजिए जैसे ये तेरे पास ऐसे ये वाला एरिया हो गया ना, इस वाले एरिया में अगर इसका सेंटर यहां पे है, अगर तू ज्वाइन करेगा ऐसे, मतलब इस सेंटर से यार पॉइंट ज्वाइन कर, हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर तो क्या बनेगा, कौन बनेगा ना ऐसे। तो ऑब्जर्व हो रहा है, इस वाले पॉइंट से हम इसकी पेरिफेरी को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, कौन बनेगा ना। तो ये शेप जो दिख रही है ट्रायंगल, पर एक्चुअली में क्या है तेरे पास, कौन है। ये कैसा है तेरे पास, कौन शेप है। इसका अगर तू सॉलिड एंगल की बात करेगा, इसका जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है तेरे पास 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। कितना होता है तेरे पास, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर, ये सॉलिड एंगल ऑफ कोन है। अब ये देख, अब हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो पूरे स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई। तो हम क्या बोलेंगे, 4 पाई सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स कितना है आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूं 1 यूनिट सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको कितने सॉलिड एंगल से चाहिए, इस वाले सॉलिड एंगल से, और ये सॉलिड एंगल थीटा नहीं होता दोस्त। सॉलिड एंगल क्या होता है इसका, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो आप क्या बोलेंगे, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, दैट इज क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व कर तो जो फ्लक्स आएगा तेरे पास, फ्लक्स कितना आएगा, दिस विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर। अगर मान लीजिए आपके सॉलिड एंगल आपने नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्टली रिजल्ट्स भी याद कर सकते हैं, और अगर आप सॉलिड एंगल क्लियर है तो आप इसको इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी रिंग या फिर डिस्क है, उसके एक्सिस पे कभी आपने चार्ज को रख रखा है और उस पूछा जाए भाई साहब उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना, तो कितना, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर। सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई, और मान लो कभी ये वाला एंगल थीटा है ना, पूरा एंगल नहीं, ये वाला एंगल थीटा होगा इस कोण के कोरस्पोंडिंग, तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। रिजल्ट याद रहेगा। ये रिजल्ट याद करने में आपको आसानी में ऐसे करवा सकता हूं, ऐसा ही रिजल्ट था डिस्क की वजह से EFI का।
अगर आप पूछो डिस्क की वजह से इस वाले पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट पे EFI कितना आता है, तो फॉर्मूला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो वो क्या है Q बाई 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो आपको याद हो जाएगा ये रिजल्ट। तो इसका रट्टा मारना है दोस्त, इसका रट्टा मारना है, और इसका सीधा सवाल आ जाता है बहुत बार कि डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। रिजल्ट आपको याद रखने हैं, धीरे रिजल्ट बढ़ते जाएंगे आपके पास, तो आपको उनको मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल है आपके पास, सवाल में क्या बोला गया, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के सेंटर पे आपने क्यू चार्ज रखा है, और जो सिलेंडर के क्यू चार्ज से जो इसके एजिस मतलब जो प्लेन सरफेस है उनकी दूरी है r/√3 और r/√3 है, मतलब जो टोटल लेंथ है सेंटर की वो कितनी होगी 2r√3। तो आपको क्या बोला गया, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ओके, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये पूछे सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, ये इसको सिर्फ कर्व्ड सरफेस चाहिए, टोटल सिलेंडर से नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सवाल है, आप इसे प्रोसीड कीजिए और फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर और अपना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप इसे सोल्व कीजिए। तो अब आई होप आपने कर लिया होगा। अब सुन मेरी बात को, पहले अपने फंडे क्लियर रखना। ये जो हम रखते हैं कि भाई नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें हमेशा गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अगर मैं बोलूं सर कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ कर्व्ड सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सिलेंडर। ये कितना आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एक क्लोज सिलेंडर को आप गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। इतना क्लियर। पर मुझसे जो पूछा है वो क्लोज सिलेंडर से नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ पूछा है वो किससे पूछा है, आपके पास में कर्व्ड सरफेस से। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस, मतलब ये जो क्लोज सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स है किस किस के बराबर है, कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस इस वाले प्लेन सरफेस से और इस वाले प्लेन सरफेस से। तो मैंने क्या बोला, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। इसके लिए कितनी है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब? आप जो गॉस लॉ लगाते हैं वो क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते सर जी डायरेक्टली कि कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, बिकॉज कर्व्ड सरफेस से आप क्लोज सरफेस नहीं बना सकते। तो हमने बोला अगर एक क्लोज्ड सेंटर होगा ना कंप्लीट, जिसके ढक्कन भी बंद होंगे आपके पास, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने बोला कि ये फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किस किस के बराबर होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। क्लियर? ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे चाहिए ये वाला, मैं ये चाहता हूं भाई मुझे ये मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब तो ये बता, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस तेरे लिए आसान है या टफ है? ये जानता है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले देखा। अगर हमें इस वाले से फ्लक्स निकालना है तो ये तो ऐसा ही केस बन गया ना आपके पास में, ऐसा यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, कितनी दूरी पे, r/√3 पे, और ये डिस्टेंस r, इसको तो मैं जानता हूं। ये क्या है आपके पास, दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू रिंग या फिर फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, ऐसा ही तो है। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन बता कितना था फ्लक्स। इसका फॉर्मूला दैट इज Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल होता है, थीटा पूरा एंगल नहीं, ये वाला एंगल थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई साहब, ये कितना है 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां से थीटा देख रहे कितना है, थीटा कितना है r/√3। तो tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा 1/√3 है, तो थीटा कितना है दोस्त 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, इसके लिए हम पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। तो कितना बचा ये Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, दैट इज √3/2। तो अगर आप देखें तो आंसर आएगा आपका फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, टोटल का लिखा, इसका माइनस कर दिया, एक प्लेन सरफेस का इतना है, हमें 2 का माइनस करना है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन कितना था Q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2। और अगर तू प्रोसीड करेगा इसका एक खूबसूरत रिजल्ट आएगा, दैट विल बी √3/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको जब भी आप सीधा फ्लक्स लिखें Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पहले आप ये चेक कर लीजिएगा भाई वो एक मतलब गॉसियन सरफेस की वजह से ही है ना, मतलब कर्व्ड मतलब एक 3D पैक्ड बॉडी है ना, अगर 3D क्लोज्ड बॉडी नहीं होगी तो उससे फ्लक्स आप Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते नहीं है।
आई होप आपका ये सही हुआ होगा, सवाल सिंपल ही था। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। फिर हम तो बच्चों, हम एक सवाल है आपके पास में, एक सवाल लेके आए हैं और ये सवाल बढ़िया सवाल है ना, मुझे ये सवाल अच्छा लगता है, तो हम इस सवाल को होमवर्क में रखेंगे। और इससे पहले वाले सवाल में आपने क्या किया था, एक क्यू चार्ज की वजह से रिंग में ईएफआई निकालना आपने, तो एक क्यू चार्ज अगर पड़ा हो तो उस क्यू चार्ज की वजह से एक रिंग या फिर डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स देखा था, दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। उसमें एक तरीका मैंने बताया आपको, वो तरीका था आपके पास में सॉलिड एंगल का, और दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताऊंगा, वो इस सवाल को जब हम सोल्व करेंगे तभी उसको भी उस तरीके से सोल्व करके देख लेंगे। सवाल क्या है, सुनना सवाल सही ढंग से, गलत मत समझना। सवाल है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट डिस्क, इस फ्लैट डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स हेड परपेंडिकुलर टू द एंड ऑफ ए सेमी इनफिनिट वायर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज आर। देख दोस्त, ये आपके पास सेमी इनफिनिट वायर है, ये आपके पास क्या है, सेमी इनफिनिट वायर, और ये डिस्क है। इस सेमी इनफिनिट वायर की वजह से इस डिस्क से कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा ना, ये एक्सिस पे वायर है, ध्यान रखना ये एक्सिस पे वायर है, तो इस वायर की वजह से डिस्क से कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, वो फ्लक्स कितना है वो हमें बताना है। समझ में आ रही है ये बात? तो इसको तो पता नहीं क्या क्या तरीके से अप्रोच करेगा, तो अप्रोच कर, अपने पास फुल टाइम है, ये होमवर्क में डाल दिया ये सवाल। पर इस सवाल का एक मतलब कई तरीके से आपने, कौन तरीके से आप करेंगे, एक तरीका है जिससे हम ये सवाल करेंगे और उस तरीके से हम जो फ्लक्स वाला रिजल्ट निकाला था उसे भी प्रोसीड करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस सवाल को अच्छे से देखते हैं। आई होप आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, क्या अगर गॉस लॉ सीख लिया तो उसका फायदा उठाया जाए। देख, गॉस लॉ अभी तक हम जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, मुझे तो ये पता है एक्सप्रेशन कि ऐसा होता है ना कुछ, that is cos integral of E dot ds is equal to Q inside by epsilon। मतलब मेरा अभी तक जो टारगेट रहा था वो मैंने क्या किया था, भाई गॉस लॉ पता है तो क्यों ना आसानी से फ्लक्स निकाला जाए, यही काम कर रहे थे। तो हमने बोला यार सीखे लिया, थोड़ा और फायदा उठा लेते हैं। तो अभी तक हमने फ्लक्स निकालते हैं, तो क्यों ना अभी हम क्या निकालना सीख लें, ईएफआई निकालना सीख लें। और मेरे हिसाब से ये ईएफआई मतलब बताने में समर्थ है, मतलब इससे हम ईएफआई निकाल सकते हैं, इसी वजह से शायद हम इसे पढ़ रहे हैं। जैसे फ्लक्स के लिए होता तो मेरे हिसाब से इसको हम शायद नहीं पढ़ रहे होते। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम गॉस लॉ की हेल्प से ईएफआई भी निकाल सकते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या है दोस्तों, तो इसे ढंग से समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअल चीज है। मेरी बात समझ, पहली बात तो ये समझ कि ये जो गॉस लॉ है वो डायरेक्टली ईएफआई नहीं देता। वो क्या देता है डायरेक्टली, ये जो टर्म है वो क्या टर्म को डिनोट करती है, ये फ्लक्स को डिनोट करता है, ये ईएफआई को डिनोट करता नहीं है। इस फ्लक्स के अंदर ईएफआई है, तो हमने लिखा गॉस लॉ डायरेक्टली गिव्स फ्लक्स नॉट ईएफआई। इसका मतलब ये भाई साहब वो डायरेक्टली आपको क्या देगा, फ्लक्स, वो ईएफआई देगा नहीं, उसे लेना पड़ेगा। उसको बोलेंगे भाई साहब थोड़ा मैनेज कर दे, उसमें से ईएफआई निकाल के मुझे दे दे, तब बात बनेगी। सीधा अगर आप बोलेंगे भाई साहब क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो तो पक्का ईएफआई नहीं है, वो क्या है, फ्लक्स। तो मैंने बोला गॉस लॉ डायरेक्टली गिव्स फ्लक्स नॉट ईएफआई, और अगर उससे आपको ईएफआई लेना है तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब कोई रिक्वेस्ट मोड, जो भी तरीके हैं उन तरीके से हमें ईएफआई निकालना पड़ेगा। अब बात दोस्तों तरीके ढूंढते हैं। अब सुन, मैं तुझसे पूछूं कि क्या करें, तो तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा सर जी इसमें ई बाहर आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन से। अगर ई बाहर आएगा तभी क्या होगा भाई, इसका जो ये इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ डीएस डीएस पे लगेगा तो एरिया बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें ईएफआई को निकालना है तो पहले ईएफआई को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ईएफआई को बाहर निकालना पड़ेगा तब जाके इसका एरिया कुछ बनेगा और फिर इसको डिवाइड में भेजेंगे, ऐसा करके कुछ करना है। तो अब अगर आपको इस ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है, उसके लिए क्या टास्क है उसको हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज चमकी, इसके लिए क्या क्या चमका मेरे दिमाग में चमका कि क्या भाई साहब ई को इंटीग्रेशन से बाहर लाओ, ई को इंटीग्रेशन से बाहर लाओ। अब भाई साहब ई को इंटीग्रेशन से बाहर कैसे लाएं, अब इसके जुगाड़ क्या है या फिर इसके तरीके क्या है वो सुन। पहले मैं लिख रहा हूं ना, तो पहले उनको सुन ले, फिर मैं तो बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों सोचा। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर आपको कहीं पे ईएफआई निकालना होगा तो आप सबसे पहले क्या एज्यूम कीजिए, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। बिकॉज आपको जैसे क्यू चार्ज बोलेगा, ऐसे बोलेगा इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे ईएफआई कितना है, तो ऐसा नहीं बोला ना कोई गॉसियन सरफेस है, वो तो हमें खुद ही मानना है। तो हमने क्या बोला कि एज्यूम ए गॉसियन सरफेस स्मार्टली, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ में आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए, सो दैट E is constant over that Gaussian surface। ठीक है,
सबसे पहले मैंने माना कि हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस माने सो दैट E इज कांस्टेंट ओवर दैट गॉसियन सरफेस। सेकंड पॉइंट, on that Gaussian surface angle between E vector and A vector should be constant। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप सुनते रहिए बात को, मैं सब समझाऊंगा। अभी आपको लग रहा है क्या, वो सुनते रहिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला ऐसा Gaussian surface मानिए स्मार्टली जिसके हर एक पॉइंट पे E क्या हो आपके पास यूनिफॉर्म हो। फिर क्या बोला, on that Gaussian surface angle between A vector and E vector should be constant। अगर आपके पास में एंगल कभी जीरो आ जाए, इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, अगर 0 और 180 डिग्री तो और अच्छा है, देन बल्ले बल्ले लिख दे, देन बल्ले बल्ले। क्लियर? अगर भाई साहब एंगल 0 और 180 डिग्री बन जाए तो और मजे की बात है, और नहीं बने तो कुछ और है। अब भाई साहब ये सब काम हो क्यों रहा है, अब सुनना मेरी बात को ना। मैंने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस मान लो, ऐसा गॉसियन सरफेस मानने की कोशिश करो जिसके हर एक पॉइंट पे E सेम हो और क्या हो, एंगल बिटवीन E एंड A वेक्टर भी क्या हो, कांस्टेंट हो, और अगर वो एंगल 0 और 180 डिग्री हो तो क्या है, बल्ले बल्ले है। अब सुन यार, इसका सर जी क्या लॉजिक है, ये आपने क्यों लिखवाया। सुन, हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, E को इंटीग्रेशन से बाहर लाना। तो मैंने बोला है इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये पूरी टर्म को अगर अच्छे से लिखूं तो क्या बनेगा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या होता है, ये होता है भी आप गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाएं, ये क्या होता है, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाएं और इसकी वैल्यू निकालें, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाएं और इसकी वैल्यू निकालें, ऐसा ही होता है ना। अब सोच, अगर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम होगी, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम होगी तो E क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। अगर ऐसा हुआ, ये थीटा क्या है, थीटा है किसी गिवन पॉइंट के ऊपर E और dA वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिखा रहा हूं मैं, देखो अगर मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू E है और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, तो क्या बोलेगा, E यहाँ पे भी E और यहाँ पे अगर देखेगा तो यहाँ पे भी उसका मैग्नीट्यूड E और एरिया इस तरफ है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी दोनों के बीच में एंगल 0, यहाँ पे भी एंगल 0, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। सिर्फ E के मतलब E की वैल्यू कांस्टेंट होने से ये cos थीटा कांस्टेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे आपके पास में E, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर E वेक्टर ऐसा होता, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, पर एंगल डिफरेंट है। मतलब अगर हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम है, पहला पॉइंट सही हो गया, हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम है, पर अगर मान लो हर एक पॉइंट पे E और A में एंगल डिफरेंट होगा तो भाई साहब cos थीटा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा नहीं। और अगर दोस्त cos थीटा भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आया ना तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करने की कोशिश करते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे E सेम हो और उनके बीच का एंगल, किसके बीच का, एरिया वेक्टर और EFI के बीच का एंगल क्या हो, कांस्टेंट हो और 0 और 180 डिग्री हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है, इसकी वैल्यू 1 या फिर -1 हो जाएगी। क्लियर? तो आप यहां से फिर आप E निकाल पाएंगे। तो मैंने बोला इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर ds cos थीटा, और cos थीटा भी कांस्टेंट है आपके पास, ये q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ ds वेक्टर का इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है, वहां से हमें EFI मिल जाएगा। समझ क्या दोस्तों को क्या क्या मुद्दा था, टारगेट समझ ले पहले तो दिमाग में, मतलब चीजों को फील कर, मतलब ऐसे रट्टा मारेगा ना दुखी हो जाएगा। मतलब फिजिक्स अभी बहुत बची हुई है ना, 12th की फिजिक्स अच्छी खासी है, तो रट्टा मारने बैठ जाए दिमाग खराब हो जाए। चीजों को एनालाइज कर, थोड़ा फील कर, तुझे दिखेगा, तुझे सवाल इजी भी होगा। तो मुझे दिखा E निकालना है, EFI निकालना है, डायरेक्टली देता है फ्लक्स, तो E कैसे निकालूंगा, जब E इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो E को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आने के लिए जो आपने गॉसियन सरफेस माना है उसके हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए और एंगल जो होना चाहिए इसके बीच का, बिकॉज जब आप इसे खोलेंगे तो cos थीटा का टर्म आएगा ना, तो ये चीज जब कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पे तभी तो ये एक, इसको अलग लिखा जा सकता है, इसको भी बाहर निकाल सकते थे, फिर ds इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। इतनी सी टर्म बची, ये सब फिर कांस्टेंट है, सिर्फ इतना सा टर्म का इंटीग्रेशन करना है और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। तो आई होप आपको चमक गया होगा। और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करके हम डिफरेंट शेप्स के लिए EFI निकालेंगे, तब आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। आप इसको छाप लीजिए। तो हमने जो अभी सीखा है उसका हम थोड़ा यूज कर रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, EFI ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉसियन। चीजों को लिंक करते हैं। EFI पता है वो क्या होता है, EFI का हमने अलग से पढ़ा था, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था वो क्या होता है, गॉसियन हमने पढ़ा था। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट चार्ज था Q, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था Q, इससे किसी स्पेसिफिक दूरी R के ऊपर EFI निकालना है,
तो ये मेरे लिए नया नहीं है, पहले मैं निकाल चुका हूं, पर पहले मैं कूलम्ब्स लॉ की वजह से निकाला था। और कूलम्ब्स लॉ की वजह से कैसे निकाला था, यहाँ पे 1 कूलम रखा था, फोर्स कितना आया था, दैट इज के क्यू 1 कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, फिर उसे 1 कूलम से डिवाइड किया था। तो मैं ये बात आप लिख लीजिए यहाँ पे कि हम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड EFI ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर। तो आप सोचते हैं सर जी जब निकाले चुके हैं तो वापस क्यों बार बार करा रहे हो, इतना टाइम कैसे है आपके पास। भाई फायदा ये है कि यार ये बेसिक है ना, ये तो समझ जाएगा ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम बहुत सारी शेप्स की और EFI निकालेंगे, पर वो EFI कूलम्ब्स लॉ से निकालें तो बहुत इंटीग्रेशन है। आप मॉड्यूल में अगर शॉर्ट एग्जांपल में देखें तो आपको इसे दिखाए गए हैं, पर बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, गणित हो जाता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से हमने वो किए नहीं। अभी हम उनको यहीं पे कवर करेंगे, तो ये बेसिक समझा देगा ना पॉइंट चार्ज वाला, इसका यूज करके आप आगे डिफरेंट शेप्स निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप गॉस लॉ से निकालेंगे तो वो 2-3 लाइनों में सोल्व हो जाएगा, अगर मैथमेटिक्स करें तो भाई साहब पूरा पेज भर जाएगा, मतलब पूरा पेज और यहाँ पे 2 लाइन। तो हम तो क्या कौन से वाला करना है, छोटे वाला करना है, तो हम गॉस लॉ से इसको समझ लेते हैं। तो पहला क्लियर होना चाहिए कि हम ये पहले निकाल चुके हैं, इसका रिजल्ट पता है कि कितना होगा यहाँ पे EFI, कितना होगा EFI बता सकते हैं, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई सबसे पहला जो स्टेप था गॉस लॉ की हेल्प से EFI निकालने में, सबसे पहला स्टेप था आप एक गॉसियन सरफेस मानिए, ऐसा गॉसियन सरफेस मानिए जिसके हर एक पॉइंट पे EFI क्या हो, सेम हो। तो मैंने बोला कैसा गॉसियन सरफेस मान के देखता हूं एक बार, मान ले क्यूब मान लू, मैं मान ले मैंने ऐसे क्यूब मान लिया, ठीक। अगर मैं क्यूब गॉसियन सरफेस मान लूंगा तो क्या क्यूब के हर एक पॉइंट पे EFI सेम होगा क्या, यहाँ पे सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया मान लो, तो इस वाले क्यूब के इस वाले सरफेस की दूरी अलग है, इस वाले यहाँ पे जो सरफेस है उसकी अलग है, यहाँ पे जो सरफेस की अलग है, तो हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, डिफरेंट है। और अगर हर एक पॉइंट की डिस्टेंस दो डिफरेंट होगी तो उसके हर एक पॉइंट पे E सेम होगा नहीं, तो बात खत्म होगी, क्यूब नहीं मान सकते। अगर आप सेंटर मान ले तब बेनिफिट है क्या, तो मैंने ऐसे बोला ये तो सेंटर मान लो, जो भी दिमाग में सब सोचिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम मतलब विदाउट आपका थिंकिंग डेवलप हुए आप उसे निकाल सकते नहीं है। तो मान लीजिए आपने इस सिलेंडर के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा, तो इसकी दूरी ठीक है, अभी इस सर्कल पे हर एक पॉइंट की दूरी R है, पर सोचिए इस वाले इसकी दूरी सेम है क्या, नहीं अलग है, इसकी दूरी और अलग है, इसकी दूरी और अलग है, इसकी अलग है, तो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट की जो आपके डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो आपको समझ में आ गया, आप क्यूब नहीं मान पा रहे, सेंटर नहीं मान पा रहे, तो इतनी देर में तो आपको चमक गया होगा क्या मानने से काम होगा दोस्त, स्फीयर मानने से काम होगा। तो हमने बोला यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर लिया है। सवाल में ये नहीं होता है गॉसियन सरफेस मान, सवाल में सिर्फ इतना EFI निकाल, गॉसियन सरफेस हमें खुद मानना है बिकॉज हमें यहाँ पे EFI चाहिए, तो मैंने ऐसी गॉसियन सरफेस मान लिया। अच्छा लग रहा है गॉसियन सरफेस, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके जो हर एक पॉइंट पे EFI होगा वो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर एक एलिमेंट से इस क्यू चार्ज की जो दूरी है वो R है आपके पास, तो मतलब हर एक पॉइंट पे E सेम है, E सेम है, E सेम होना चाहिए, सेम है, ठीक है। सेकंड वाले बात में लिखा गया था E और DA के बीच में एंगल है वो कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देख यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी आती है ना आपको, क्यू चार्ज की कैसी बनेगी फील्ड, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, क्लियर। तो हर एक पॉइंट पे जो EFI है वो किस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे जो EFI है वो भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे EFI डायरेक्शन पता लग गया आपको। और जो DA वेक्टर होगा ना दोस्त, DA वेक्टर वो भी कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। DA वेक्टर कैसे होगा मैं तो समझाता हूं, एक बार वो बोतल दीजिए तो एक बार। आपको इसका एरिया वेक्टर पता है ना, मैंने उस दिन बताया था, जैसे इसका एरिया वेक्टर होगा तो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैंने फुटबॉल होगी तेरे पास एक फुटबॉल, तो उस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होगा ना, वो भी रेडियल डायरेक्शन में होगा। मतलब ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, ई वेक्टर और ए वेक्टर जो दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास, ई वेक्टर हर एक पॉइंट पे सेम है, हाँ ई सेम एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। फिर हमने बोला एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। तो दोनों पॉइंट्स होने चाहिए थे, दोनों पॉइंट्स मैंने सही कर दिए। अब किस चीज का इंतजार करते हैं, सवाल खत्म करते हैं, आजा। अब मैंने लगाया गॉस लॉ, ई
डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास, दिस इज गॉसियन सरफेस, इसके अंदर क्यू इनसाइड कितने थे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब थोड़ा इस कचरे को थोड़ा साफ करते हैं ताकि आगे कुछ दिख पाए, इसको साफ कर देते हैं। अब मैंने बोला भाई साहब ई तू बाहर आ जा, इसी को बोला भाई तू बाहर आ जा, तो बोले बाहर आने की दो कंडीशंस है, ई कांस्टेंट होना चाहिए, मैंने कहा कर दिया। बोला ई और डीएस में एंगल सेम होना चाहिए, मैंने कहा वो भी कर दिया। तो बोला ठीक है बाहर आ जाता हूं, आजा भाई। तो क्या बना, ई बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा, ई और कोस कितना है आपके पास 0 डिग्री, एंगल कितना 0 डिग्री, अंदर सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। समझ में आ रही है ये बात, ये क्या बनता है, ई डीएस कोस थीटा बनता ना, तो ई बाहर आ गया कांस्टेंट था, एंगल कितना 0 थे, कोस 0 बन गया, कोस 0 1 होता है आपके पास, तो कितना बना ई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बना, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोस्त ये क्या बच गया, ये बच गया तेरे पास एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन। मतलब इस गॉसियन सरफेस के ये छोटा सा डीए था, ऐसे सब डीए को जोड़ेंगे तो भाई साहब टोटल कितना डीए, मतलब जो एरिया बने वो टोटल कितना बन जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया आपके पास, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर। ये रिजल्ट गोस लॉ रिजल्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वहां पे क्या रिजल्ट था, वहां पे था के क्यू बाय आर स्क्वायर, वहां पे क्या था आपके पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर गोस लॉ से। ये भी तो उतना ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं, के, तो कितना बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। आ गया मजा, दोनों तरीके से किया सेम रिजल्ट आ रहा है, पर इसमें गणित नहीं है, इसमें गोस लॉ है, उसमें हम कूलम्ब लॉ लगाते थे। क्लियर, अब ये गोस लॉ आपकी हेल्प करेगा भाई साहब बहुत डिफिकल्ट शेप्स के ईएफआई निकालने में। ठीक है, ये आपको सही से चमकना चाहिए, आप छाप सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन पोज कर लीजिए, आप अच्छे से इसको छाप के और थोड़ा सोच लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ईएफआई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इंपॉर्टेंट है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी, ग्रेविटेशन में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। अब क्या है आपके पास, सबसे पहले ईएफआई है, टर्म जानते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल क्या होता है, जो अंदर से खोखला हो वो शेल होता है, जो आपके पास पे फुल होगा तो वो सॉलिड होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे एक शेल है, इसकी रेडियस आपने कुछ ऐसे आर मान लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे क्यू चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली मतलब हर एक पॉइंट पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पे सिग्मा आएगा, लेमडा आएगा, रो आएगा, ये समझ सकता है तू। क्यू चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपकी बात सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो सिग्मा आएगा, सिग्मा की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर वैसे ही मैंने समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पे सिग्मा आएगा। ठीक, अब हमें ईएफआई निकालना है, तो ईएफआई के लिए दो डिफरेंट पोजीशंस है आपके पास में। फर्स्ट आपके पास है व्हेन आर, हमें निकालना है फाइंड आउट, हम निकाल रहे हैं EFI due to shell, EFI due to uniformly charged spherical shell at a distance r from center, at a distance r from center। सबसे पहले केस में जो r है वो आपके पास, ये r आपके पास लेस देन है r। सेकंड वाले केस में जो आपको r पे निकालना है वो r क्या है, ग्रेटर देन r। और दो पॉइंट्स हैं, उनकी दूरी कुछ r मानिए, मतलब डिफरेंट आ रहा है, ये अलग वैल्यू होगी, ये अलग वैल्यू होगी। सबसे पहले हम EFI निकाल रहे हैं इस वाले केस में, जब आपके पास में r क्या है, लेस देन r है। तो हम ये लेस देन आर मतलब कौन सा पॉइंट हो गया आपके पास, दिस इज, इसको बोल सकते हैं इनसाइड द शेल, इनसाइड शेल हम निकाल। यहां पे ऐसे मैंने एक पॉइंट मान लिया, ऐसे एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट का नाम कुछ ओ रख दिया, तो हमें निकालना है एट पॉइंट ओ, और जो इसकी दूरी यहां से कितनी मान ली हमने, स्मॉल आर मान ली। ठीक है जी, अब कैसे करें, वही सेम एस्पेक्ट। सबसे पहले हमें गोस लॉ यूज करना है, तो हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जिसके हर एक पॉइंट पे ई सेम हो। तो यहां पे हम क्या करें, चार्ज इस शेल के ऊपर है ना, चार्ज शेल के ऊपर है, तो हमने गॉसियन सरफेस भी शेल माना। क्यों शेल माना, बिकॉज अगर आपने यहां पे ऐसे r डिस्टेंस का एक स्फीयर मान लिया, तो इस स्फीयर की जो डिस्टेंस होगी इस वाले से वो सिमेट्रिक है आपके पास में, तो हर एक पॉइंट पे ई सेम आएगा। ऐसा कर दिया आपने, तब आपने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैंने लिख दिया, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस कब, व्हेन r इज लेस देन r। इतना चमक रहा है दोस्त, ठीक। अब तू ये बता, ये जो तेरे पास गॉसियन सरफेस था जो तूने माना r लेस देन r के लिए, उसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज 0 है भाई साहब, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो बाहर पड़ा है सारा। तो आप बोलेंगे सर जी इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, सही। अब फ्लक्स 0 है, तो E 0 होने के लिए E बाहर आना चाहिए, तो आपने बोला E इंटीग्रेशन ऑफ ds,
बिकॉज हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी और यहाँ पे जो एंगल होगा ई और डीए में वो भी आपके पास कुछ कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से आपके पास में डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीएस आ जाएगा ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मुद्दा समझ रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपके पास में कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है उसके अंदर ईएफआई नहीं लगता। इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे ईएफआई कितना है, 0 है। मतलब किसी पॉइंट पे अगर आप देख रहे होंगे तो इधर वाले में से जितना इधर लग रहा होगा उधर वाले में से उधर लग जा रहा होगा, तो आपस में बैलेंस आउट हो जा रहा है। समझ गई मेरी बात। हमने क्या सीखा, सिर्फ यूनिफॉर्म जो आपके पास स्फेरिकल शेल होगी, स्फेरिकल शेल के अंदर जो ईएफआई आता है वो कितना आता है, 0 आता है। बहुत बढ़िया। फिर अगर आप बात करेंगे सेकंड वाले केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या था आपके पास, दैट इज आर इज ग्रेटर देन आर। मतलब यहां पे आपने इसे एक शेल मान लिया, ओके, इसकी रेडियस कुछ कैपिटल आ रहा है। अब क्या ईएफआई हमें बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है, यहां पे ईएफआई निकालना है। तो वापिस गॉसियन सरफेस मानना, कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये गॉसियन सरफेस है किसके लिए, जब आर आपके पास बड़ा था इसकी रेडियस। अब इसके लिए वापिस गॉस लॉ लगाया मैंने, तो मैंने लिखा ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आएगा, इस पे क्यू चार्ज गिवन था और पूरा गॉसियन सरफेस में आएगा तो कितना हुआ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देख, इस शेल के जो आपने गॉसियन सरफेस माना है वो सिमेट्रिक है ना, इस चार्ज से सिमेट्रिक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे ई आपके पास सेम माना जाएगा। तो आप ई को बाहर निकाल सकते हैं, ई को बाहर निकालेंगे, यहां पे जो ईएफआई होगा वो इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो एंगल कितना है आपके पास, 0। तो आपने लिखा ये बन गया सिर्फ ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना बना, e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। समझ लीजिए ये बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप शेल के अंदर देखेंगे तो शेल के अंदर जो आपके पास ईएफआई आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और शेल के बाहर अगर आप चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये कैसा है, मतलब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं हम। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बोर्ड मिटा के हम इसको थोड़ा और ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, आप तो छाप लीजिए। तो इसको हमने जो समझा था वो हमने इसको लिख लिया। मैंने बोला ये शेल है, इस पे चार्ज क्यू था, इसकी रेडियस कुछ आर थी। अगर आप शेल के अंदर वाले पॉइंट पे किसी पॉइंट पे ईएफआई निकालने जाएंगे, व्हेन आर क्या है आपके पास, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर क्या है आपके पास, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्लियर। तो अगर आप यहां पे आर लेस देन आर की बात करेंगे तो आपके पास में ईएफआई की वैल्यू कितनी है, 0। सही ढंग से समझ लीजिएगा इसको। जब आपके पास आर इज ग्रेटर देन आर है, मतलब जब आप इस शेल के बाहर चले जाएंगे तो आपके पास ईएफआई कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस वाले पॉइंट पे कहीं पे बाहर, यहां पे इसकी दूरी कुछ आपके पास में आर है, तो आप क्या मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि शेल नहीं रह के एक पॉइंट चार्ज बन गया जिसको कहां पे रखा गया, इसके सेंटर पे रखा गया। ऐसा मान सकते हैं ना, बिकॉज ईएफआई कितना रहा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कब आता है, मान ले शेल ना होके एक पॉइंट चार्ज होता सेंटर पे, तब भी तो ईएफआई के क्यू बाय आर स्क्वायर आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कभी शेल के बाहर ईएफआई निकालना हो, अगर आपको कभी शेल के बाहर ईएफआई निकालना हो तो आप शेल के पूरे चार्ज को कहां पे कंसीडर मान सकते हैं, उसके सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं। यही रिजल्ट तो आ रहा है। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, इफ फॉर कैलकुलेटिंग EFI outside the spherical shell, we can assume charge is concentrated at its center. तो देख, जो आपके पास में कूलम्ब्स लॉ था वो ये नहीं बोलता वैसे सेंटर पे मान लो, पर हमने यहां पे देखा कि अगर आप बेसिक से करके देखते तब भी वो रिजल्ट उसके बराबर आता है, तो हमने सेंटर पे मान लिया। इसी वजह से अगर आपको पता होगा, जब हम धरती की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो धरती के पूरे मास को कहां पे कंसीडर मान लेते हैं, उसके सेंटर पे। तभी तो आप देखते हैं gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो आपने पूरे स्फीयर के पॉइंट मास मान लिया, कहां पे कंसीडर, सेंटर पे। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको पूरे को तो वो उसके बराबर आ जा रहा है।
क्लियर। तो कूलम्ब्स लॉ अभी भी नहीं बोल सकता कि आप सेंटर ऑफ मास से मान लो, पर कई कई केस में क्या होता है कि आप बेसिक से एलिमेंट पकड़ के जब आप प्रोसीड करते हैं तो सेंटर वाले के बराबर आ जाता है, इस वजह से हमने ऐसा कर लिया। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं इसको बोलूं ग्राफ बनाओ, EFI वर्सेस R का ग्राफ बनाओ, EFI वर्सेस R क्या दिखा रहा है, सेंटर से मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आप देखिए, जब आप बात कर रहे हैं R इज इक्वल टू कैपिटल R तक, R इज इक्वल टू कैपिटल R तक, तब तक EFI कितना 0, तो ये वाली लाइन यहीं पे रहेगी, कोई वैल्यू नहीं है, इसकी 0 है। जैसे ही आपके पास कैपिटल R आएगा तो कैपिटल R के बाद वैल्यू कैसी हो जाएगी आपके पास, ग्राफ ऐसा बनेगा, बिकॉज कैपिटल R पे मैक्सिमम होगा KQ/R, तो इसका घटेगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1/R² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने बोला जब रेडियस से कम डिस्टेंस थी तब तक EFI 0, और जैसे अगर रेडियस से जस्ट ज्यादा आएगी तो आपके एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, KQ/R², ये ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर। ये वाली बात दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल के बाहर EFI लिखने के लिए आप शेल के चार्ज कहां पे कंसीडर मान सकते हैं, सेंटर पे। कंडीशन, चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूं। अगर आप ये समझें सर आपने सेंटर पे क्यों माना, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे इतना सफिशिएंट है, मैं वैसे बताऊंगा एक्स्ट्रा। यहां पे मान लीजिए क्यू चार्ज है ना, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था क्यू चार्ज, यहां पे ऐसे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप इसकी फील्ड लाइंस बनाएंगे, इसकी फील्ड लाइंस बनाएंगे, कैसी बनेगी, इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी आपके पास ऐसे फील्ड लाइन बनेगी, ऐसी फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर आप पॉइंट चार्ज की बनाते हैं फील्ड लाइंस तो वो भी ऐसी बनती है। बस इसमें क्या हुआ, इसकी जो फील्ड लाइंस है वो यहां से शुरू हुई, इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं, शेल के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है, बिकॉज़ शेल के अंदर कोई EFI नहीं है, तो ये शेल की वजह से है। ये जो फील्ड लाइन किसकी है, शेल की, और ये किसके दोस्त, पॉइंट चार्ज की। ये किसकी है, पॉइंट चार्ज की। तो मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल R के बाद में अगर आप देख रहे होंगे तो इसका जो पैटर्न बन रहा है वो इसका पैटर्न है। तो यहां पे जो कोई पॉइंट आप देखेंगे भाई कितना EFI है, तो फील्ड लाइन तो सिमेट्रिक है ना आपके पास में, जैसी बाहर फील्ड लाइन इसकी है वैसे R डिस्टेंस के बाद में इसकी है, तो इसकी वजह जितना EFI आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से उतना तो शेल की वजह से भी आना चाहिए, और इसके अंदर EFI 0 है, इस वजह से इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है। आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं, एक सॉलिड स्फेरिकल शेल के बारे में, एक सॉलिड स्फीयर से EFI निकालना सीखेंगे। इसको आप छाप लीजिए। अभी हम कर रहे हैं दैट इज EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। दोनों देखिए ऐसे ही रहे हैं, इससे पहले वाला भी ऐसा ही था आपके पास, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपके स्फेरिकल शेल थी, वो अंदर से खोखली थी, पर ये सॉलिड है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज था। तो आपको गिवन है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो आपके पास में कुछ Q है और इसकी कुछ डेंसिटी रो मान लेते हैं। तो रो की वैल्यू बता सकते हैं क्या, रो क्या है आपके पास, रो है चार्ज डेंसिटी, और वो किसके बराबर होगी, Q डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई R3। ये दोनों टर्म हमें पता है, रो भी पता है, हमें Q भी पता है, टोटल चार्ज होगा दैट इज Q, और जो चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास रो है। दो पोजीशंस पे आपको निकालना है। सबसे पहला केस तो आपके पास है कब, व्हेन R इज लेस देन R, और सेकंड वाले केस में कब निकालना है आपको, सेकंड व्हेन R इज ग्रेटर देन R। इन दोनों सेटअप में निकालना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले पे निकाल लेते हैं ना। अगर आप अंदर वाले पे निकालेंगे तो आपने यहां पे क्या कर दिया, एक पॉइंट चूज कर दिया, इस वाले पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ओके, इस पॉइंट का नाम कुछ P मान लिया हमने, या फिर इसका नाम कुछ O मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम। तो हमने गॉसियन सरफेस चूज किया। कैसा गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, स्फीयर मानना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस आपने स्फीयर मान लिया। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो आप इसके लिए ऐसे लिखेंगे, क्रॉस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये E आपके पास में, ये जो आपने गॉसियन सरफेस माना है वो सिमेट्रिक है, तो E हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, और एंगल जो होगा वो E भी रेडियल डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, और एरिया वेक्टर भी आपके पास उसी डायरेक्शन में होगा, तो एंगल 0 होगा। तो E बाहर आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q इनसाइड। किसके अंदर Q इनसाइड, ये गॉसियन सरफेस के अंदर। कि ये पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है क्या, नहीं। गॉसियन सरफेस में दोस्त कितना चार्ज है, जो इस ब्लू वाले स्फीयर के अंदर है, और वो कितना हुआ तेरे पास, दैट इज रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई R³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसके ds वैल्यू बता कितनी है, दैट इज E मल्टीप्लाई 4 पाई R² इज इक्वल टू, यहां पे देखते हैं ये कितना आ रहा है, रो 4/3 पाई R³ एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया,
आर स्क्वायर ने इसको मार दिया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू की रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके अंदर जो EFI आ रहा होगा अंदर वाले पॉइंट्स पे, वो किसका फंक्शन है, वो उसकी डिस्टेंस का फंक्शन है, कहां से, सेंटर से। मतलब सेंटर वाले पॉइंट पे जो EFI आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। फिर अगर आप जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे EFI की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। पर ये वाला रिजल्ट कब लगाना है, खतरा करके मेंशन कर रहे हैं, इसमें लोग गलती कर देते हैं। खतरा ये कब लगाना है, दिस रिजल्ट इज फॉर when r is less than r। अगर r greater than r होगा तब ये मत लगा देना, तब गलत हो जाएगा। ये किसके लिए निकाला, when r is less than r। सेकंड वाले केस की बात करते हैं, when r is greater than r, तो ये गॉसियन सरफेस था किसके लिए, r less than r के लिए। अब हम गॉसियन सरफेस मानते हैं किसके लिए, when r is greater than r के लिए। ये जो गॉसियन सरफेस है, दिस गॉसियन सरफेस किसके लिए, when r is greater than r। ये लिख लेना ये, ठीक है। अब बड़े वाले इसके लगाते हैं, तो मैंने लिखा E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। ढंग से देखना ना, गलती नहीं करेंगे हम। तब सुन मेरी बात, इसके अंदर जो क्यू इनसाइड है इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर, वो तो पूरा का पूरा चार्ज है, बिकॉज पूरा स्फीयर इसके अंदर आ गया। तो यहां पे आप इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज पूरा चार्ज इसके गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, ठीक है। फिर यहां पे आपने अगर आप देखेंगे इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सिमेट्रिक है इससे, तो E बाहर निकाल लेंगे, E और DS में एंगल 0 होगा आपके पास, तो E बाहर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DS बन जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ DS कितना बनेगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये r सेम लिखा है, पर ये वाला r एक वेरिएबल टर्म है ना, ये r सेंटर से दूरी बता रहा है। इस वाले केस में ये वाली जो दूरी थी सेंटर से, वो कैपिटल R से कम थी। यहां पे जो r जो दूरी है वो कैपिटल R से ज्यादा है। इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E का एक्सप्रेशन आ गया, E इज इक्वल टू दिस विल बी Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जाना पहचाना टर्म है, इसे क्या बोलते हैं, K। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, K Q बाय R स्क्वायर। क्लियर। अब यार इसमें कुछ एक अच्छी बात निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जितना EFI आता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, वही रिजल्ट आता है स्फेरिकल शेल के लिए अगर आप उसके बाहर है, मतलब कैपिटल आर से ज्यादा वाले केस में, और वही रिजल्ट आता है अगर सॉलिड स्फीयर का केस हो। तो शेल, सॉलिड स्फीयर, पॉइंट चार्ज, तीनों का रिजल्ट सेम है, पर कौन से वाले केस में, जब आप शेल और स्फीयर के बाहर है। तो ये रिजल्ट तो लोगों को इजीली याद रह जाता है, और इस वाले रिजल्ट में थोड़ा सा लोगों को याद करना पड़ता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसका रट्टा आपको मानना है। कितना है, दैट इज रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। रो आर बाय, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 3 बच गया ना, यहाँ पे ये जो 3 था डिवाइड वाला वो लिखना भूल गए, सॉरी। तो ये कितना है, रो आर बाय 3। मैं सोचू बोलने में कुछ कम लग रहा है, कितना आ रहा है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई मेरी बात। ये किसके लिए, जब आप शेल के अंदर है, ये 3 मिस हो गया था, यहाँ पे 3 था, ये नीचे आना था, ठीक है। तो ये अंदर के लिए रिजल्ट आ गया, वो बाहर के रिजल्ट आ गया। इसीलिए अब आप देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक धरती है, धरती के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, तो आप क्या करते हैं, आप G डिवाइड बाय आर, यही बोलते हैं फोर्स। इतना तो आप 9वीं 10वीं पढ़ा होगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, पूरे धरती के मास को कहां पे कंसंट्रेट मान लिया, धरती के सेंटर पे। क्लियर। ऐसा क्यों करते थे, बिकॉज ग्रेविटेशनल का जो लो था वो भी पॉइंट मास के लिए वैलिड था, जैसे कूलम्ब्स लॉ आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पर अगर आप इंटीग्रेशन करके रिजल्ट निकालेंगे ना, तब भी वो इसके बराबर ही आता है। तो हमने वो यहां से देख भी लिया कि भाई साहब, अगर आप एक सॉलिड स्फीयर के बाहर हैं तो आप सॉलिड स्फीयर का चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, ये छाप लिया। अब हम एक ग्राफ और बना लेते हैं E वर्सेस R का। कई बार एक ग्राफ पूछ लेता है, E वर्सेस R का ग्राफ आप बना सकते हैं कि आप खुद बना के देखिए तो कैसा ग्राफ बनेगा E वर्सेस R का। अगर आप बना रहे तो पोज कर लीजिए, फिर आप बनाइए इसको। वैसे ये सब डेरिवेशन भी आप खुद कर सकते थे, इतना आप सीख चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये देखिए, जब आपके पास में R 0 था, जब R इज इक्वल टू कैपिटल R तक है आपके पास में, R इज इक्वल टू कैपिटल R, इसके इस तरफ ये वाला रिजल्ट वैलिड होगा और इसके इस बाहर वाली तरफ ये वाला रिजल्ट वैलिड होगा। तो अगर आप लेस देन R तक है तब तो ये वाला रिजल्ट लगेगा आपके पास। तो ये कैसा आ रहा है, व्हेन R की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू 0, यहां से शुरू होगा। फाइन। व्हेन ये कब तक आएगा, कैपिटल R तक, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, यहां तक आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट।
फिर अगर आप उससे आगे चल रहे हैं तो जो EFI है वो कम हो रहा है, बिकॉज किसका फंक्शन है 1/r² का, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ρ/3ε0 इंटू में कैपिटल आर। सर कई बार लोगों को दिक्कत आती है, सर कैपिटल आर पे कौन सा लगाना है, ये कम वाले पे ज्यादा वाले पे, कैपिटल आर पे चाहिए लगा ले चाहिए लगा, दोनों सेम ही बात है। ट्राई करके देख ले, इसको कैपिटल आर पुट कर दे और रो की वैल्यू सब तो सोल्व करके देख, उतना ही आएगा, दैट इज KQ/r² ही बनेगा। मतलब कैपिटल आर पे तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों सेम रिजल्ट देंगे अगर तो कैपिटल आर पुट करके देखेगा। तो चलो चेक करके देख ले इसको। शेल में अगर सर हमें बोला जाए कि उसके सरफेस के ऊपर है, तो जस्ट बोला है सरफेस के ऊपर है तो हम मानेंगे वो कैपिटल आर से जस्ट बाहर है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको बोला हुआ सरफेस के ऊपर है मतलब आपको बाहर वाला रिजल्ट लगाना है। इसमें तो बाहर वाला अंदर कुछ भी लगाइए, पर शेल के अंदर बाहर वाला लगाना है आपको, दैट इज KQ/r²। अगर बोलते हैं उसके ऊपर है मतलब आप उसके अंदर नहीं घुसे ना, आप जस्ट सरफेस के ऊपर ही तो होंगे। इज इट क्लियर? तो ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो कंक्लूजन की फॉर्म में आप लिख लेना क्या, कि एक पॉइंट चार्ज, एक शेल और एक सॉलिड स्फीयर, इन तीनों की वजह से EFI सेम आता है कब, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। तो सवाल है हमारे पास, सवाल में क्या बोला गया कि आपको बोला गया फाइंड EFI एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सरफेस इफ चार्ज Q इज गिवन टू स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। सवाल के बाद थोड़ा समझा देता हूं क्या है। मान लीजिए ये शेल भी हो सकता है, पहले क्या केस में शेल है, दूसरा केस में सॉलिड स्फीयर है, दोनों केस में हमें करना है। ये सेंटर है, ये सरफेस है, सरफेस से r/2 ऊपर और सरफेस से r/2 नीचे, ये दो पॉइंट्स होंगे आपके पास। इसका नाम कुछ A मान ले, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ B मान ले। इन दोनों पॉइंट्स पे आपको EFI बताना है। पहले वाले केस में इसको शेल मानना है, दूसरे केस में क्या मानना है, इसको सॉलिड स्फीयर मानना है। तो सिंपल सवाल है बट रिजल्ट बेस्ड है, तो आप आई होप आप इसे कर लेंगे। तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखते हैं। हम करें सवाल को, ठीक। अगर आप इसे शेल कंसीडर करते हैं तो शेल के रिजल्ट याद करते हैं। अगर आपके पास में शेल है तो शेल के रिजल्ट क्या होता है, जब r लेस देन r होता है तो EFI 0 होता है, और जब r ग्रेटर देन r होता है तो EFI कितना होता है, KQ/r² होता है। सबसे पहले हम शेल के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर आप देखेंगे ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के अंदर है, मतलब ये ए पॉइंट है वो शेल के अंदर है। तो अगर आप बात करेंगे EFI एट पॉइंट ए ड्यू टू शेल, तो कितना आएगा, 0। अगर आप बात करेंगे EFI एट पॉइंट बी, तो ये शेल के बाहर है, और अगर ये शेल के बाहर है तो क्या कर सकते हैं, इस शेल पे जो भी चार्ज है उसका कहां कंसीडर मान सकते हैं, इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे कंसीडर मानेंगे तो आपको क्या लगेगा, सेंटर से कितनी दूरी पे है चार्ज आपके पास, दैट इज 3r/2। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज कितना आएगा, KQ डिवाइड बाय ये कितना हो गया r², तो कितना हो गया 9r²/4। तो क्या आंसर आ गया 4/9 KQ²/r। क्लियर? फिर हम दूसरा चलते हैं। अब क्या बोला गया, ये क्या आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है जी। और सॉलिड स्फीयर में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या है, सॉलिड स्फीयर के अगर आप r इज लेस देन r की बात करेंगे, दिस इज फॉर, ये शेल था, ये सॉलिड स्फीयर, दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर। तो अगर आप r लेस देन r की बात करेंगे तो EFI कितना है, EFI का ρr/3ε0। क्लियर? अगर आप r ग्रेटर देन r की बात करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो यहां पे था, KQ डिवाइड बाय r², दिस विल बी K, ऐसा आएगा ना। तो आप लगा दीजिए भाई साहब, सबसे पहले वाले केस में आप सेंटर से कितना दूर है, r/2 दूर है, तो EFI कितना है a पॉइंट पे, दैट इज ρ/3ε0, और r की वैल्यू कितनी आएगी, r/2। ठीक है, रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रो की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइड बाय 4/3πr3, रो की वैल्यू पुट करिए, मल्टीप्लाई 3ε0, ओके, यहां पे आ गया r/2। तो 3 से 3 साफ हो गया आपके पास, ये 4πε0 का आप क्या बोल सकते हैं, K बोल सकते हैं। तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज KQ डिवाइड बाय r²/2। ठीक है, ये रिजल्ट ये ए पॉइंट पे आया आपके पास। बी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज आप बाहर हैं, और बाहर चाहे शेल के हो चाहे सॉलिड स्फीयर के हो, फॉर्मूला सेम रहता है, दैट इज KQ डिवाइड बाय 3r/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 4/9 KQ/r²। ओके, तो सिंपल सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड। आपको रिजल्ट से याद होने चाहिए। मोस्टली लोग जो सॉलिड स्फीयर के अंदर रिजल्ट है उसको कई बार भूल जाते हैं। क्या रिजल्ट है वो, दैट इज ρ/3ε0r। ठीक है,
सवाल कर रहे हैं हम। सवाल में ये है आपके पास कि ए स्मूथ टनल इज मेड इन ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास में, नॉन कंडक्टिंग समझ में आता है आपको। इसमें स्मूथ टनल बनाई, यहाँ पे टनल बनाई। टनल कैसे बनाया, जैसे मान ले एक बॉल है ना, एक ऐसे बॉल समझ, एक फुटबॉल है। फुटबॉल में क्या क्या किया आपने, मतलब एक पाइप लीजिए, उस पाइप के कोरस्पोंडिंग पूरे में होल कर दीजिए ऐसे। पर फुटबॉल आपके पास में होल है, एक सॉलिड कोई शेप मान ले, उसमें से एक ऐसे पाइप ले और पाइप को आर पार निकाल दे, तो क्या होगा, बीच में एक टनल बन जाएगी ना, खोखली टनल। तो ये वैसी टनल रहता है, पर इतनी छोटी सी। मेरी बात समझ में आ गई? देखो, तो पूरे स्फीयर में छोटी सी टनल बनाई, छोटी सी, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी थी वो कितनी आपके पास, रो, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा, उसका मास m है, चार्ज माइनस q है, ये रो पॉजिटिव है आपके पास। आपसे बोला गया अगर हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, क्या फाइंड टाइम पीरियड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो चार्ज यहाँ पे रखा है, इसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये कुछ ऑसिलेट करेगा शायद आपके पास, तो उसका टाइम पीरियड पूछा है। तो सवाल आपको हो सकता है तो बड़ा दिख रहा हो, पर सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप करने बैठेंगे तो जल्दी से करेंगे तो ये खटाखट श्योर हो जाएगा आपके पास। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अभी करें सवाल, कर लिया होगा आपने। तो हमने क्या करा, यहां पे ऐसे मीन पोजीशन पहले देखा, सेंटर ही मीन पोजीशन है कि नहीं। तो यार ये सॉलिड स्फीयर है, पहले तो EFI कंफर्म करो मुझे। EFI कितना आता है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r, ये आता है EFI। अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर है तो, मैंने कहा हाँ मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर। अगर आप देख रहे हैं r इज इक्वल टू 0 पे, ये r क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर आप देख रहे हैं ओरिजिन इसका जो r इज इक्वल टू 0 पे, तो वहां पे EFI 0 था, मतलब वो मीन पोजीशन थी। मतलब इनिशियली आपने कहां पे रखा था, सेंटर पे रखा था, वही मीन पोजीशन थी, तो यहां पे रख दिया आपने -q चार्ज। क्लियर। अगर आप इसे थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, यहां से थोड़ा इधर लेके चल जाएंगे, कितना दूर, x दूर लेके चले जाएंगे, तो x दूर के ऊपर EFI कितना है। EFI इस वाले पॉइंट का नाम कुछ P मान लेना एक बार, P। तो EFI इस P पॉइंट पे कितना है, दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x। क्लियर। तो EFI इस P पॉइंट पे इस तरफ है, इस तरफ है EP, डायरेक्शन दिखा दी मैंने ना, इस तरफ। इस वाले पॉइंट पे जो EFI है वो इस तरफ है। अगर आप यहां पे -q को रखेंगे तो आप बताइए नेगेटिव चार्ज पे EFI की डायरेक्शन में फोर्स लगता है या फिर EFI की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे EFI की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे EFI की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसे x डिस्प्लेस करेंगे इस लाइन के अराउंड, तो वापस इस तरफ आएगा ये। मतलब मैं ऐसे लाइन दिखा रहा हूं ना, मतलब यहां पे रखा है तो इधर आएगा, ऐसा नहीं नीचे की तरफ है, यहीं पे है, और इस तरफ फोर्स लगा हुआ इस पे। तो फोर्स कितना आएगा चार्ज पे, फोर्स आएगा दैट इज Q इंटू में E, तो Q इंटू में E एट P, और E एट P कितना है आपके पास, ये वाली टर्म, तो मैंने लिखा रो Q डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और x। फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, x इस तरफ है, तो हमें माइनस लगाया जा सकता है। इतना चमक गया आपको। मतलब अगर आप इसको इधर लेके जा रहे हैं तो इधर आने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे -q को, तो इधर आने की कोशिश करेगा, मतलब ऑसिलेट कर रहा है। और अगर फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये एक स्पेशल ऑसिलेशन है जिसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने बोला सर जी ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब जो आपके पास ये पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा होगा, दैट इज SHM, वो फॉलो कर रहा होगा। तो मैंने बोला इसको F इज इक्वल टू m में कर देते हैं। ये किसके बराबर आ गया, रो Q डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस अगर m को आप नीचे ले जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा कुछ। और इसको आप जानते हैं SHM में क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, -ω²x। तो यहां से ओमेगा चमक गया, हमें ओमेगा कितना आया, दैट इज रो Q डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट m। तो यहां से दोस्त अगर तू टाइम पीरियड निकालेगा तो ओमेगा आने के बाद में टाइम पीरियड तो हलवा है, टाइम पीरियड कितना रहता है, पहले 2 पाई बाय ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज रो Q, और यहां पे चला गया 3 एप्सिलॉन नॉट m। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गया, इसका टाइम पीरियड आ गया। तो सवाल सिंपल था, बस आपको EFI कंफर्म होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यही सेम के अर्थ में भी होगा, अगर मान लीजिए ग्रेविटेशन में जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं बोलूँ यहाँ पे अर्थ था, यहाँ पे मास को रखा, तो बताइए वो भी ऐसे ऑसिलेट करेगा आपके पास। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप छाप लीजिए। तो आइए अभी हम वही टास्क शुरू करें जो पहले कर रहे थे। पहले हमने क्या किया, हमने गोस लॉ की हेल्प से पॉइंट चार्ज की वजह से EFI निकाला,
फिर हमने किसकी वजह से निकाला था आपके पास, दैट इज स्फेरिकल शेल, उसके बाद में सॉलिड स्फीयर, फिर कुछ सवाल किए। अब वापस हम EFI निकाल रहे हैं, पर किसकी वजह से निकाल रहे हैं, EFI ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। इसकी वजह से आप पहले से EFI जानते हैं, क्या रिजल्ट आता है इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से, कितना आता है EFI आपके पास, दैट इज याद है आपको कितना आता है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, ऐसा रिजल्ट आ रहा था आपके पास। तो यहाँ पे भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको थोड़ा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फील्ड लाइंस क्लियर करवा देता हूं ना मैं कि भाई आपके पास में एक लाइन चार्ज होगा, मान लीजिए जैसे लाइन चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, तो फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, देखिए ऐसे ऐसे बन जाएगी फील्ड लाइन आपके पास, ऐसे ऐसे, ये लाइन चार्ज है। तो जैसे लाइन चार्ज है ना, इसमें ऐसे भी निकल रहा है, 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 हर एक डायरेक्शन में, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में अगर आप जाएंगे तो फील्ड लाइंस आपको दिखाई देगी ऐसे ना, हर एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे शेप की ऐसे निकल रही है ना, हर एक डायरेक्शन में 3D में ऐसा निकल रहा है, आपको चमक रहा है ये बात। तो ये कुछ ऐसा है आपके पास, यहां से अगर देखें तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ये फील्ड लाइंस आपके पास, यहाँ पे लाइन चार्ज है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, और फील्ड लाइंस ऐसे बन रही है। इज इट क्लियर? ठीक। अब हमें बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक इनफिनिट लॉन्ग लाइन चार्ज है, ठीक है, और लैम्डा इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है। हमें EFI निकालना है गॉस लॉ की हेल्प से। सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानेंगे। आप बताइए कैसा गॉसियन सरफेस माना जाए यहाँ पे। अगर आप सर्कल मानेंगे तो दिक्कत क्या है, सर्कल के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है लाइन चार्ज से वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी आपके पास में, ठीक है, तो सर्कल नहीं मानते। और क्या मान सकते हैं हम, स्फीयर मान लो, स्फीयर मतलब सॉरी मैं गलत बोल दिया, सर्कल तो मान सकते हैं। अगर आप स्फीयर मानेंगे तो आपको दिखाई देगा हर एक पॉइंट डिस्टेंस क्या आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। क्यूब मानेंगे तब भी सेम इश्यू है। तो आपको कैसा गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा यहाँ पे, आप थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा सोचिए कैसा गॉसियन सरफेस आएगा, फिर मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। गॉसियन सरफेस जो आपके पास आएगा वो कैसा आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा। क्यों ऐसा माना, देख जो सिलेंड्रिकल का जो कर्व सरफेस है, जो सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस है उसके हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम। प्लेन सरफेस डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, मैं मानता हूं इस बात को, पर कर्व सरफेस से आपकी डिस्टेंस क्या है, सेम। मतलब कर्व पॉइंट पे जो कर्व सरफेस होगा उसके जो हर एक पॉइंट पे जो EFI होगा वो क्या होगा आपके पास, सेम होगा। इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे प्लेन सरफेस की। अब सुन, मैंने इसके लिए फ्लक्स लिखा, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड। इसकी लेंथ कुछ L मान लेता हूं मैंने लिखा ये गॉसियन सरफेस है। कैसी शेप है आपके पास, दिस इज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप ऑफ गॉसियन सरफेस है। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस का जो Q इनसाइड है वो कितना है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो आप सोच के देखिए आपने कितनी लेंथ इसके अंदर ले ली, सिलेंड्रिकल सरफेस के बाद जो गॉसियन सरफेस था उसमें हमने L लेंथ इसके अंदर ले ली, तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज लैम्डा L दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन सही है, दैट इज लैम्डा Q इनसाइड इतना ही है ना, दैट लैम्डा इनटू में L बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमने क्या करा, E को बाहर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए फ्लक्स में जो ये जो टर्म में लिखा था जो गॉसियन सरफेस को क्लोज माना है, तो आपने कर्व सरफेस को भी कंसीडर किया और प्लेन सरफेस को भी कंसीडर किया। सही ढंग से समझना, यहाँ पे दिक्कत आती है। हमने कर्व सरफेस को भी कंसीडर किया, प्लेन सरफेस को भी कंसीडर किया है, पर आपको पता है इस प्लेन सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा, फिर किस किस से फ्लक्स लिखना है हमने, दिस इज हमने ऐसे लिख दिया दैट इज E डॉट ds, किस किस की वजह से, दिस इज कर्व सरफेस की वजह से, प्लस E डॉट ds किसकी वजह से आपके पास, प्लेन सरफेस की वजह से, प्लेन सरफेस। क्लियर? ये किसके बराबर है, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना चमक रहा है तुझे। कर्व सरफेस की वजह से हमें निकालना है, वो बात की बात है। पहले प्लेन सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देख प्लेन सरफेस के हर एक पॉइंट में जो EFI होगा वो इसी डायरेक्शन में है। EFI ऐसा ही है आपके पास, एक सिलेंडर में आपको दिखा देता हूं ऐसे, जैसे यहां पे आपने ऐसे माना था ना, ऐसे आपने गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक लाइन चार्ज है, तो ये प्लेन सरफेस हो गया। तो इसके हर एक पॉइंट में जो EFI है इस इनफिनिट लाइन चार्ज की वजह से वो कैसा आएगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसके जो प्लेन सरफेस जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो जीरो हो रहा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा है मास्टर, सीधा फील कर ले, फील्ड लाइंस पैरेलल है तो इससे कोई फ्लक्स पास हो रहा नहीं है। गणित से समझेगा तो EFI इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो उससे फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। ये अच्छी बात थी, आपको चमकनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों प्लेन सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो जीरो हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि थीटा कितना है आपके पास, 90, बिकॉज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर कितना है आपके पास, 90 डिग्री। तो मतलब जब आपने जो इससे नेट फ्लक्स पास हो रहा होगा इस सिलेंडर से, तो वो सिर्फ कर्व सरफेस से ही हो रहा होगा, ऊपर वाले से नहीं हो रहा। हम सिर्फ सीधा नहीं बोल सकते थे कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज़ गॉस लॉ एक क्लोज्ड बॉडी के लगता है। तो हमने पहले पूरे के लिए लिखा, फिर हमें ये दिखा कि भाई साहब प्लेन सरफेस से फ्लक्स नहीं जा रहा है, इस वजह से हमने इस टर्म को किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर।
अब सिर्फ यही बचा कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे ई सेम है, बिकॉज कर्व सरफेस का हर एक पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो कितना बन जाएगा प्लस ई, और ये डीएस की वैल्यू कितनी बन जाएगी, डीएस क्या आ जाएगा, इसका सरफेस आ जाएगा ये सरफेस कितना है आपके पास, जैसे 2 पाई आर एल, इसकी डिस्टेंस कुछ मानते हैं हम आर दूरी पे निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल ने एल को मार दिया तो ई की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये उससे मैच कर रहा है क्या, 2 के लैम्डा बाई आर, ये क्या, ये ढंग से देख, हाँ ये वही रिजल्ट है। ये कितना है, 2 के लैम्डा बाई आर, क्यों क्या लिख सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यही टर्म बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज था, उसका EFI हमने निकाल लिया। मान लीजिए ये बोर्ड्स में रिजल्ट आ जाता है, बोर्ड में पूछ लेता है बताइए कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से EFI कितना है, तो अगर वो आपको निकालना होगा तो आप मैथमेटिकली नहीं निकालना जो हमने पहले किया था, आपको गोस लॉ से ही निकालना है। बोर्ड आपको नंबर तभी देगा जब आप गोस लॉ यूज करेंगे, तो हमने इसको कर लिया गोस लॉ की हेल्प से। क्लियर, तो इसको छाप लीजिए, फिर हम एक और शेप का निकालते हैं। अभी हम निकाल रहे हैं EFI ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट हमने पहले नहीं निकाला था, मॉड्यूल में गिवन है मैथमेटिकली, पर वो लेंथी है तो हमने वहां से सोल्व नहीं करेंगे, हम इसे गॉस लॉ से प्रोसीड करेंगे। ये सबसे पहले समझिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट होता क्या है। आप ऐसे मानिए कि यहाँ पे ऐसे एक शीट है आपके पास, जैसे ये एक शीट मान लेते हैं ना, ये एक शीट है और ये शीट बहुत बड़ी है, मतलब इस डायरेक्शन में बहुत बड़ी है, इस डायरेक्शन में बहुत बड़ी है, इस डायरेक्शन में बहुत बड़ी है, इस डायरेक्शन में बहुत बड़ी है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है आपके पास में। तो अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है तो आप ये पहले ये बताइए कि इस पे चार्ज कैसे होगा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज आपके पास में, कि या फिर आपके पास में ये वॉल्यूम में किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सिग्मा लैम्डा क्या आना चाहिए। तो आपके पास इसका एरिया है ना, तो अगर एरिया है तो आप क्या बोलेंगे, चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास में। चार्ज हमने ऐसे बना दिया, पहले तो शीट को दिखा देते हैं, ऐसे शीट बना दी हमने, यहाँ पे एक शीट है, शीट ऐसे बना दिया, यहाँ पे ऐसे ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है, इधर इन्फिनिटी जा रहा है, इधर इन्फिनिटी जा रहा है, हर एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट है ये, ठीक है। तो इस पे चार्ज डेंसिटी आपके पास में, ये चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे सिग्मा गिवन है आपको, इसका कुछ सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। आपको बोला गया इसकी EFI निकाल के बताइए, तो हमने क्या किया, इस शीट को यहाँ पे ऐसे बनाया, इस पे चार्ज डेंसिटी कुछ मान ली हमने सिग्मा। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गॉसियन सर्फ, मतलब आगे यहाँ पे गॉस लॉ लगाना है हमें, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, ऐसे पैरेलल ही होगी, बिकॉज ये तो इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, तो ऊपर वाले को नीचे वाला मार देगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन की बचेगी, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना आपके पास, बिकॉज इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, तो सिर्फ आपके पास जो EFI आएगी वो पैरेलल आएगी ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हम कैसा माने, हम ऐसे समझ में आ रहा है आपको, फील्ड लाइंस क्लियर है, फील्ड लाइन जरूरी है इसमें। तो अगर आप इसमें कैसा गॉसियन सरफेस माने, अब देखिए अगर हम गॉसियन सरफेस मानते हैं स्फीयर, तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपने स्फीयर गॉसियन सरफेस माना, तो इसके हर एक पॉइंट पे EFI इधर है, DA इधर है, यहाँ पे E इधर है, DA, E की डायरेक्शन तो फिक्स है पर DA की डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब E तो मतलब E तो ठीक है भाई, E की डायरेक्शन तो फिक्स होगी, पर ये जो थीटा है ये एंगल बदलता रहना है ना, यहाँ पे एंगल 0 आएगा, ऊपर उठेंगे तो E और DA में एंगल जो आएगा, बिकॉज E की डायरेक्शन तो फिक्स होगी, यहाँ पे ऐसे E की डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर देखना हर एक पॉइंट पे DA का जो पहले ऐसे था, अभी एंगल 0 है, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एंगल और बढ़ गया, और ऊपर जाएंगे और बढ़ गया, तो हर एक पॉइंट पे जो थीटा है वो बदलता जा रहा है, तो आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बोला ना भाई अगर आपको EFI निकालना है तो E कांस्टेंट भी होना चाहिए और एंगल भी आपके पास क्या होना चाहिए, उसका भी एक कांस्टेंट रहना चाहिए एंगल। तो आपके समझ में आ गया, सर एक स्फीयर तो हम नहीं मान सकते, फिर हम क्या मान लें, आप यहाँ पे या तो सेंट्रिकल मान लो और या फिर क्यूब मान लो, दोनों ही सही बैठ जाएंगे। कैसे, देख आप यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, ऐसे सेंटर मान लिया आपने, यहां से मान लीजिए कुछ इसकी दूरी कुछ r है, ये वाली दूरी भी कितनी है आपके पास, कुछ r है, और इसका एरिया कुछ a है, इसका एरिया भी कुछ a है। ऐसा क्यों माना, देख इसका जो कर्व सरफेस होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, वो कितना आएगा 0। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस माना है आपने, गॉसियन सरफेस को कैसा माना है, सिलेंड्रिकल। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि गॉसियन सरफेस कैसा माने, ये अपने आप में बहुत जरूरी है, अगर आप गॉसियन सरफेस सही नहीं माने तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस 0 है, क्यों फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस 0 है, देख ये तेरे पास ये प्लेन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल जा रही है तेरे पास में, अगर यहाँ पे ऐसे सेंटर मानेगा,
मतलब ये प्लेन है ऐसे, इस प्लेन को काटता हुआ सेंटर मान लिया। सब फील्ड ऐसे है तो इसका ये जो कर्व सरफेस है इससे तो कोई फील्ड नहीं गुजर रही ना, इसके तो हर एक पॉइंट पे ई और डी ए कितना है 0। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लेन ऐसे है, इसके बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल है, तो इसके अगर तू हर एक पॉइंट पे देख रहा होगा तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना आ रहा होगा तेरे पास 90 डिग्री आ रहा होगा। तो तू बोलेगा कि सर कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, सिर्फ किससे जाएगा आपके पास प्लेन सरफेस से जाएगा। किससे जाएगा? प्लेन सरफेस से जाएगा। तो अब हम इसके लिए लगा देते हैं अगेन गॉस लॉ जो हमें पता है, तो हमने लिखा क्रॉस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड किसके अंदर है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो कितना चार्ज आया? ये वाला चार्ज आया जो यहां पे इसके बीच में रह गया। भाई अगर आपके पास में ऐसे एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर यहां पे ऐसे प्लेन मान लिया ना आपने, यहां पे ऐसे प्लेन है, तो इस प्लेन में कौन सा वॉल्यूम इसके अंदर आया? जो यहां पे सेंटर था वही पार्ट तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया। तो इस पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो चार्ज कितना आएगा? सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा ए, ठीक है, चार्ज सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखते हैं ई, देख यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसा ही होगा आपके पास। तो इससे जो फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? मैंने मान लिया कुछ ई इंटू में ए, इससे भी कितना आ रहा होगा? ई इंटू में ए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है ना, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वाले फेस से कितना गया? ई ए, और इससे भी कितना गया? ई ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए साफ हो गया तो ई की वैल्यू कितनी होती है पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन की वजह से, एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन की वजह से जो EFI आता है वो कितना आता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये इंपॉर्टेंट है, पर इसमें अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाद में आपको कंफ्यूजन आएगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सही है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लोगों को कंफ्यूजन आता है, वो थोड़ी देर बाद जब कंडक्टर वाले टाइम पे मतलब लोगों को दिक्कत आती है उसमें, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। तो हमने मोस्टली जितने थे कर लिए, एक सेंट्रिकल का है वो भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। देखिए हमने रिजल्ट्स हमने सारे ड्राइव कर लिए भाई। अगर आप नीट के लिए देखेंगे, नीट के लिए हो सकता है भाई रिजल्ट मतलब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ना हो, सिर्फ रिजल्ट से ही काम चल जाए जो रिजल्ट मैंने शेयर किए हैं। पर मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि हमने मेहनत किया, हमने टाइम दिया, वो इसलिए दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बने, मतलब आप समझ पाए क्वेश्चन सरफेस क्या होता है, गॉस लॉ किस तरीके से यूज होता है, और सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट बने आपका। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, एक बार है ना आप खुद जितने हमने डेरिवेशन किए खुद करना एक बार, मतलब ठीक है हमेशा आप मार्क्स के बारे में सोचे सवाल आएगा नहीं आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा, वो एक अलग चीज है। आपको सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट तो बनना चाहिए। अगर आपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना लिया, सब्जेक्ट आपको अपना लगने लग गया, तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे, फिर आपको नंबरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, फिर सब्जेक्ट आपका अपना खुद का हो जाएगा। तो आप जो चीजें मैंने बताई है उनको आप थोड़ा एक बार खुद ड्राइव करके देखिएगा ना, थोड़ा इस पर टाइम डिवोट कीजिएगा, ठीक है। आप इसे छाप लीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 8 हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप असाइनमेंट और टास्क सही ढंग से निपटाइए। अभी क्या हो रहा है आपके पास में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही है, नोट्स सही ढंग से रिवाइज करने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने की तरफ आप मूव करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।